अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका 6 चैप्टर, वो है लोकतांत्रिक संकट। लोकतंत्र पे क्या संकट आया वो बात करेंगे उस चैप्टर की, इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखो कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए हमने एक साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे इंदिरा, जैसे मैंने बताया था ना 71 में कैसे जीती, 375 सीटें लेकर आई है ना, कितनी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ है, राज्यों में भी सरकार उसकी बनी बांग्लादेश की वजह से, सब कुछ इतनी बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। अब 1961 में हुआ, 72 में राज्यों की सरकार आ गई, राज्यों में भी सरकार उसकी, सेंटर में भी सरकार उसकी, कितनी बेस्ट, देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी शक्ति आ गई उसके हाथ में। अब क्या होगा वो सुनो, 72 में कुछ हुआ, 72 तक आराम से चला गया, मतलब 72 में राज्यों की सरकार बनी, पढ़ा था हमने कि इंदिरा की 72 में राज्यों की सरकार बनी। 1971 में खुद जीती वो, है ना, खुद का इलेक्शन था, 2 साल तक एकदम बेस्ट निकले, कुछ नहीं था। ये 73 में कुछ हो गया आकर, 73 में कुछ हो गया आकर, 1973 में आकर अरब और इजराइल का वॉर हो गया। अरब 2 कंट्री और इजराइल, इनका एक वॉर हो गया। इनके वॉर की वजह से ये दोनों ना तेल के बहुत बड़े निर्यातक है, तेल बेचते हैं पूरी दुनिया को। इनकी वॉर में इजराइल ने अरब के तेल भंडारों पर अटैक कर दिया और अरब ने इजराइल के तेल भंडारों पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल का हाहाकार मच गया। 1973 में जब तेल का हाहाकार मच गया तो भारत में भी तेल नहीं पहुंच रहा था। अब तुम्हें एक बात पता है कि जब जब भारत में तेल की कमी होगी तो उस समय भारत में महंगाई बढ़ेगी। जब जब तेल की कमी हो जाएगी उस समय भारत में महंगाई, भारत में महंगाई नहीं बढ़ी, सारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई थी। तो 1973 में सरकार ने सोचा भाई खर्चे ज़्यादा हैं, इन खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर लेते हैं, सैलरी रोक लेते हैं थोड़े लोगों की। किन किन लोगों की रोक लेते हैं? सरकारी आदमी की सैलरी रोक लेते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग कि थोड़े बहुत जो कॉलेज के पैसे हैं बच्चों के, जो स्कूल के जो फीस है ना, जो कॉलेजों की फीस है, उसको 2-2-3 रुपये बढ़ा देते हैं, 2-2-3 रुपये, ज़्यादा नहीं, उस समय 2-3 रुपये बहुत बड़ी बात थी, ये बढ़ा देते हैं। तो कॉलेजों की फीस बढ़ा दी गई, सरकारी आदमियों की सैलरी रोक ली गई कि 2-3 महीने बाद देंगे, इकट्ठी देंगे, रोक ली गई। ये सब हुआ 73 में, यही पूरा ऐसे चला, पूरा महंगाई बढ़ गई 73 में, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। तो 74 में आकर, 1974 में आकर इस महंगाई ने तूल पकड़ लिया विरोधों का, दंगों का तूल पकड़ लिया, दंगे हो गए शुरू। 74 में 2-3 जगह दंगे हुए। पहला हुआ, सबसे पहला जो हुआ वो हुआ आपका गुजरात, सबसे पहला गुजरात में शुरू हो गए दंगे। उसके बाद जहाँ दंगे हुआ था बिहार, उसके बाद रेलवे की हड़ताल, ये देखो रेलवे की हड़ताल, ये सब चीज़ें हुई 1974 के अंदर। 72 आराम से चला गया, 73 महंगाई में चला गया, 74 में थोड़े पैसे बढ़ाए तो लोगों ने आंदोलन कर दिया। सबसे पहले आंदोलन की चिंगारी उठी गुजरात से। गुजरात में कॉलेज के छात्रों ने दंगे कर दिए, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, कॉलेजों में जाने से इनकार कर दिया और बोला कि जब तक हमारी फीस को कम नहीं किया जाएगा तब तक हम कॉलेज में नहीं जाएंगे, यही बोला। और क्या बोला कि देखो हम कॉलेजों में जाएंगे नहीं, हड़ताल पर बैठ गए लोग, हड़ताल पर बैठ गए। तो इसी हड़ताल का फायदा उठा लिया इंदिरा गांधी के विपक्षी नेताओं ने, जो चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को गिराना। सबसे बड़ा इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मोरारजी देसाई, जिसका इंदिरा गांधी ने इस्तीफा ले लिया था। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था, वो ताक में था, बड़े बड़े नेता ताक में थे कि कोई ऐसा पॉइंट मिले जहां पर इंदिरा गांधी को हम गिराए सरकार से। मोरारजी देसाई को पॉइंट मिल गया, मोरारजी देसाई गुजरात गया, क्योंकि वो गुजरात का ही था आदमी, है कि गुजरात का है, गुजरात चला गया, रहने वाले गुजरात का था मोरारजी देसाई, और गुजरात में जाकर छात्रों के हड़तालों में शामिल हो गया, अपने आप का नेता बन गया, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर दिया, अपने आप ही नेता बन गया। उसके बाद गुजरात में ये सब हुआ तो यहाँ पर मोरारजी देसाई के कहने पर इंदिरा गांधी को सरकार को बर्खास्त करना पड़ा, मोरारजी देसाई की वजह से। किस वजह से? मोरारजी देसाई ने यहाँ पर भूख हड़ताल कर दी थी, जिस चक्कर में फिर इंदिरा गांधी को गुजरात में अपनी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। यहाँ के जो उसमें मुख्यमंत्री, उसका नाम था चिमन भाई पटेल, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया सरकार में। तो इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और नए सिरे से इलेक्शन करवाने पड़े। तो इंदिरा गांधी ने इनको बोला भी देखो आपने सरकार गिरा दी मोरारजी देसाई जी, अब इलेक्शन जो होंगे मेरी मर्जी से होंगे, इलेक्शन में बताऊंगी कब होंगे, अभी नहीं होंगे, अभी इलेक्शन का माहौल ही नहीं, गुजरात में इलेक्शन नहीं करवाएंगे अभी। आपने बोला सरकार बर्खास्त करनी, मैंने कर दी, ठीक है, अब नहीं, अभी आप वेट करो, आप बैठो आराम से, बोला इनको। उसके बाद बिहार में क्या हुआ? बिहार में जैसे गुजरात के दंगे शुरू हुए तो बिहार में भी हो गए। मार्च में इसमें हुए थे, जून जुलाई में यहाँ पर शुरू हो गए बिहार में। और यहाँ पर तो नेता आ गया मोरारजी देसाई, है ना, यहाँ तो नेता आ गया, लेकिन बिहार में कोई नेता नहीं था, बिहार में कोई नेता नहीं था। तो जब बिहार में कोई नेता नहीं था उसकी वजह से सरकार ने इनकी हड़तालों पर ध्यान नहीं दिया। बिहार में हड़तालें हुई, छात्रों ने बहुत ज़्यादा सरकारी संपत्ति को फूंका,
हड़तालें करी, सड़कों पर उतरे, दंगे किए, ये सब कुछ किया, पर बिहार की सरकार ने और इंदिरा गांधी ने ध्यान दिया ही नहीं। जब ध्यान नहीं दिया तो बिहार के छात्रों को लगा भाई हमें भी लगता है नेता की जरूरत है, जब तक हमारा नेता नहीं रहेगा तब तक हम हमारी बात को सुनेगा नहीं, एक काम करते हैं नेता लाते हैं, नेता लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बिहार के छात्रों ने ये पहुंचे जेपी के पास, जयप्रकाश नारायण के पास, और उसको बोला कि आप हमारा नेता बन जाओ। तो जेपी के पास तो जेपी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा नेता तो बन जाऊंगा, जिसने संन्यास ले रखा था बहुत पहले राजनीति से, उसके पास पहुंचे। तो उसने बोला ठीक है नेता तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त रहेगी कि ये पूरा आंदोलन रहेगा ना, ये संपूर्ण क्रांति रहेगी और शांतिपूर्ण करना है। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या, ये सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी, ये पूरे भारत में होगी और हर क्षेत्र में होगी, हर क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में नहीं होगी, हर क्षेत्र में होगी, खाने पीने के क्षेत्र में और सब्जियों के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र है सब क्षेत्रों में होगी। बोले ठीक है हमें दिक्कत ही नहीं है, बिहार के छात्रों में बोला हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। उन्हीं बिहार छात्रों में लालू प्रसाद यादव भी था, जो क्या बना, सीएम बना था 3 बार बिहार का। उसी में बहुत बड़े बड़े नेता शामिल थे, उन्हीं ने अपनी राजनीति उस समय चमकाई थी उन्होंने, ये छात्र थे उस समय कॉलेज के, उसी समय ये लोग सब फिर सत्ता में आए जेपी की वजह से। तो बिहार में जब जयप्रकाश नारायण नेता बन गया, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की बहुत पटती थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण नेहरू का बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो इंदिरा को अपनी बेटी ही मानता था एक तरीके से, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो इंदिरा ने सोचा चलो इसको तो मैं शांत करा लूंगी, इसको तो मैं मना लूंगी। तो इंदिरा गांधी ने बिहार के नेता जेपी को नवंबर में बुलाया, नवंबर 1974 में बुला लिया, दिल्ली बुलाया। तो ये बातचीत हुई, मीटिंग हुई इनके बीच में। तो मीटिंग असफल सिद्ध हुई, क्योंकि जेपी था वो अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ था। बात क्या थी कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना है, ये बात थी, है ना, सत्ता से हटाने के लिए गया। तो ये जो मीटिंग थी असफल सिद्ध होगी। इस मीटिंग की वजह से फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने बोला चलो ठीक है भाई, अगर आप में इतनी प्रॉब्लम है, तो इंदिरा गांधी ने बोला चलो ठीक है भाई, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जेपी जी, तो आप एक काम करो, आप 75 में इलेक्शन है, 75 के इलेक्शन में आ जाओ, देख लेते किस में कितना दम है। तो फिर जेपी ने बोला ठीक है भाई आ जाओ, इलेक्शन में देख लेंगे। तो इनकी जो मीटिंग थी नवंबर में हुई दिल्ली में, असफल सिद्ध हुई, जेपी चला गया उठकर। जब चला गया तो नवंबर तो आ ही गया था, उसके बाद रेलवे की हड़ताल शुरू होगी भाई, रेलवे की हड़ताल। अब एक बात बताओ, ये रेलवे के लोग इतने पागल थे ना कि इनको क्या बताया जाए। सबसे ज्यादा पैसा आता हमें रेलवे से, रेलवे के अधिकारियों का पैसा हमने रोक लिया था थोड़े समय तक। क्यों रोक लिया था, क्योंकि हमारे पास पैसों की तंगी चल रही थी, इसलिए हमने पैसा रोक लिया था, है ना। तो लेकिन वहां के एक नेता थे रेलवे के, जिसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन करवा दिया, हड़ताल करवा दी, रेलवे ठप करवा दी। अब रेलवे में भी हड़ताल हो रखी है। अब जहां से हमें सबसे बड़ा पैसा आ रहा है, अगर उसी को ठप करके बैठ जाओगे तो फिर पैसा कहां से मिलेगा, ये कौन समझा इनको। तो इंदिरा ने क्या किया, रेलवे की हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश करी, पर ये मान नहीं रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने कैसे न कैसे करके इसको हड़ताल को खत्म करवाया। रेलवे की हड़ताल तो खत्म होगी, लेकिन ये बिहार का मुद्दा अभी तक चल रहा था, गुजरात का अभी तक चल रहा था, क्योंकि गुजरात में सरकार बर्खास्त है, लेकिन दंगे शांत नहीं हुए, लेकिन बर्खास्त सरकार है बस। बिहार में चल ही रहे हैं क्योंकि वहां पर जेपी है, ये सब हो ही रहा था। 74 बिल्कुल ऐसे ही चला गया, आ गया 75। अब आएगा जो मेन, जो ये तुम्हारा वो जो पूरा चैप्टर इसके ऊपर टिका हुआ, ये है वो चीज। अब आएगा, अब देखो क्या हुआ। 74 चला गया, तुमने देखा ऐसी चला गया। अब हमें आर्थिक तंगी क्यों आई, पहले ये देखो, भारत में गरीबी क्यों आई। सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा गरीबी का कारण क्या था, हमारे साथ 71 का वॉर हुआ, किसके साथ, बांग्लादेश का साथ। आर्थिक तंगी का तुमसे पूछेंगे, भारत में 1970 के दशक में जो गरीबी आई वो क्यों आई, क्यों हमें पैसा बढ़ाना पड़ा, क्यों रेट बढ़ाने पड़े। पहली बात, क्यों हमारे बहुत सारा पैसा था नहीं, हमारे पैसा नहीं था, हमारा बहुत सारा पैसा पहली बात तो इलेक्शन में लग गया। 71 का इलेक्शन करवाया, उसमें लगा, फिर 72 का इलेक्शन है राज्य का, उसमें लगा, फिर हमारा पैसा लगा 71 के इलेक्शन उसके अंदर, वॉर के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत सारा पैसा लगाया, ये भी लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर महंगाई बढ़ गई यार, अब इजराइल की, जिसकी वजह से तेल की वजह से महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद हमें पैसा रोकना पड़ गया, मानसून असफल हो गया था यहाँ पर आकर, फिर से बारिश नहीं हुई थी, इसकी वजह से उत्पादन नहीं हुआ था, है ना, ये सब हुआ था। उसके बाद हर रोज हड़तालें चल रही हैं, हर रोज दंगे चल रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल करना था, नियंत्रण करना था इंदिरा गांधी को। उसके बाद रेलवे ने हड़ताल कर दी थी, ठप हो गई थी रेलवे, सब कुछ हो रहा था। इन सब की वजह से हमारे देश में आर्थिक तंगी आ गई थी। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, भारत में आर्थिक तंगी आने का 1970 के दशक में कारण क्या था, या 1970 में भारत में आर्थिक तंगी आने के कारण क्या थे। सारे कारण थे, इलेक्शंस में पैसा लग गया, वॉर में पैसा लग गया,
हर रोज दंगे हो रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इन्हीं हर रोज उठकर इन्हीं को देख रही है बार बार, ये कुछ काम करने दे ही नहीं रहे इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी के करीबी सचिव ने ये कहा भी था कि इंदिरा जी, ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे, ये आपके खिलाफ हो रहे हैं, ये आपके सरकार को गिराना चाहते हैं। और इंदिरा समझ चुकी थी कि मेरी सरकार के खिलाफ हो रहा है और किसी के खिलाफ नहीं हो रही, ये तो बहाना है बस महंगाई का, और ये बिल्कुल रियलिटी था। उसी को लेकर फिर 74 तो चला गया ऐसे कैसा, अब 75 आएगा। 75 में देखो क्या हुआ। 75 में क्या हुआ सुनो। 75 में इंदिरा गांधी जब आई तो जनवरी ठीक निकल गया, फरवरी भी ठीक निकल गया, है ना, यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1975 में महीने बदलते गए, है ना, महीने आगे चलते गए, उसमें एक दिन आया। दिन क्या है वो बताता हूँ। गुजरात का जो इलेक्शन वो तो करवाना था, तो गुजरात के इलेक्शन की डेट रख दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा 10 जून 1975 की। 10 जून को इलेक्शन होंगे और 12 जून को रिजल्ट आना है। चुनाव आयोग द्वारा डेट रख दी गई कि लो भाई ठीक है ना, 10 जून को 10 जून को इलेक्शन होंगे और 12 को इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, ये बोल दिया गया। अब 10 जून को इलेक्शन हो गए और 12 जून का आखिरकार वो दिन आ गया। क्या हुआ 12 जून को, तो देखो जरा। 12 जून को 4-5 चीजें हुई। पहली बात तो 12 जून को एक इंदिरा गांधी का सबसे करीबी जो आदमी था, सचिव उसका, उसकी मृत्यु होगी हार्ट अटैक की वजह से। सचिव की मृत्यु हुई 12 जून को। पहली बात, उसका सचिव था, सेक्रेटरी था उसका, वो उसकी मृत्यु होगी। दूसरी बात, 12 जून को जो रिजल्ट आना था ना गुजरात का, वो गुजरात की सीट इंदिरा गांधी के हाथ से चली गई। गुजरात की सीट इंदिरा गांधी हार गई रिजल्ट में, और मोरारजी से इसमें जीत गया, सीएम बन गया मोरारजी से यहाँ पर गुजरात में। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास में पहली बार हुआ था जिसमें कोई हाई कोर्ट पीएम को अपने कोर्ट में बुलाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट था जिसने कि इंदिरा गांधी को एक सम्मन जारी करा था। सम्मन में बोला था कि आपको आज पेश होना है, कहां पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 जून को बुलाया गया उनको दोपहर के समय। और ये जब 12 जून को बुलाया गया इनको, तो वहां का जो जज था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका नाम था जगमोहन, है ना, या जगमोहन लाल सिन्हा ये जज था। बड़ा कठोर जज मानते इसको अपने इनके कार्यकाल में, कि बहुत कठोर जज थे ये, किसी की नहीं देख सुनते थे, कोई किसी को नहीं देखते थे कौन है कौन नहीं। इन्होंने 12 जून को इंदिरा गांधी को बुला लिया। और पहली बार होता है इतिहास में कि कोई पीएम किसी कोर्ट में जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहा है, पहली बार हुआ था इतिहास में। जब ये हुआ तो जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, पीएम का मान रखते हुए कोर्ट के अंदर इनकी कुर्सी अपने साथ लगवाई, लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सी ऊपर रखवाई और पीएम की कुर्सी नीचे रखवाई, ताकि दुनिया के सामने यह संदेश जाए कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के नीचे है। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, फैसला देना था, फैसला। और इनके खिलाफ याचिका किसने दायर करी थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर करी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनारायण ने दाखिल की थी याचिका। और इसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर 12 आरोप लगाए थे। कितने लगाए थे, 12 आरोप। 12 आरोप में 10 आरोप खारिज हो गए। कितने हो गए, 10 आरोप खारिज हो गए और 2 आरोप सिद्ध हो गए। 2 आरोप सिद्ध हो गए। इन 2 आरोपों में यह था कि इंदिरा गांधी ने अपने सरकारी आदमियों का गलत यूज किया, मिसयूज किया उनके पद पे रहते हुए, ये था। और ये किस इलेक्शन की बात कर रहा है, ये 71 के इलेक्शन की बात कर रहा है। राजनारायण ने 71 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी पर 12 आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से 71 का इलेक्शन जीता है, ये आरोप लगाया था राजनारायण ने। और ये आरोप 12 के 12 में से 10 आरोप खारिज हो गए, वो गलत थे। 2 आरोप सिद्ध हो गए कि हाँ भाई इंदिरा गांधी ने 71 का इलेक्शन गलत तरीके से जीता, ये 2 आरोप सिद्ध हो गए। 2 आरोप जब सिद्ध हो गए, अब फैसला आएगा, सजा भी होगी। तो फैसला सुनाया जगमोहन लाल ने, क्या सुनाया, जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को ही उसने बोला कि आपका 97, देखना फैसला ध्यान से, फैसला ये याद रखना, फैसला क्या आया कि आपका 1971 का जो इलेक्शन था वो आपने गलत तरीके से जीता, इसको हम अब क्या करते हैं, रद्द करते हैं। आपका जो 97 का इलेक्शन था वो रद्द होता है, अब आप पीएम नहीं रहे। पहली बात ये बोली। दूसरी बात ये बोली कि आप 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ये भी बोल दिया। और क्या बोला कि देखो मैम,
आपके पास ओनली 20 दिन का समय। कितने? 20 दिन का। 20 दिन के अंदर या आप किसी दूसरे पीएम की व्यवस्था कर लीजिए। 20 दिन का समय। ये तीसरा फैसला। चौथा फैसला ये बोला कि आप इस मेरे फैसले को लेकर चुनौती देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये हुआ। ये 12 जून को फैसला आया था इंदिरा गांधी का। सोचो, इंदिरा गांधी को ये बोल देगा कि जिस इलेक्शन से वो लड़कर आई हैं वो इलेक्शन ही रद्द कर दिया। कितनी बहुत बड़ी बात नहीं है? कितनी बड़ी बात है भाई। चलो इंदिरा गांधी इसमें भी सेटिस्फाई हो जाती है, कोई बात नहीं कि दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, दोबारा जीत जाऊंगी, पर 6 साल तक नहीं इलेक्शन लड़ सकती तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यही कर दिया जगमोहन लाल सिन्हा ने। और जब ये हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचे उन्होंने दिमाग दुमुग लगाया। उनके बाद ये लोग कहां पहुंचे? इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 13 जून को ये मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी। तुमने 11th में पढ़ा होगा कि जब हाई कोर्ट को कोई फैसला आता है उसको चुनौती देने के लिए अपील करवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इंदिरा गांधी का हाई कोर्ट का फैसला आया तो इंदिरा गांधी इसको चुनौती देने के लिए कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट जब इंदिरा गांधी पहुंची उसके बाद 13 जून को पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय चल रही थी गर्मी की छुट्टियां, चल रही थी गर्मी की छुट्टियां। तो उस समय वहां पर कोई जज था नहीं, एक जज बैठा हुआ था, एक या 2 जज थे बस। और उसमें मुख्य जज था कृष्णा अय्यर रेड्डी, ये बैठा हुआ था। और ये कृष्णा अय्यर रेड्डी इंदिरा गांधी का ही जज था जो कि इंदिरा गांधी ने बैठाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो 13 जून को मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 24 जून को इसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। और क्या किया है कृष्णन अय्यर रेड्डी ने? इसने बोला देखो मैडम, आपका जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया ना, ये जो 6 साल है और जो ये 1971 का इलेक्शन, जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं हाई कोर्ट, उस पर हम स्टे लगाते हैं। स्टे का मतलब रोक लगाते हैं। और कब तक लगाते हैं? जब तक कि सारे के सारे जज वापस ना आ जाए अपनी छुट्टियों से, सारे जज, तब तक इस पर रोक लगती है, मामले पे स्टे लगाते हैं हम लोग, आप पीएम बने रहोगे। ये 24 जून को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। और बोला ये कि आप पीएम तो बने रहोगे पर आप लोकसभा में नहीं जा सकते। अब पीएम बैठता कहाँ है? लोकसभा में। सारे काम वहीं से होते हैं। अब वो लोकसभा में नहीं जाएगा तो काम फिर पीएम किस चीज का? वो कोई पीएम नहीं रहे, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। तो उसने क्या बोला? आप पीएम बने रहोगे, स्टे लगा दिया मैंने इस मामले के ऊपर, आप एक काम करो, आप बस लोकसभा में नहीं जाओगे। 24 जून को फैसला आया तो इंदिरा गांधी को लगा यार तो फैसला ही अलग है यार, इसमें क्या, ना तो मैं इधर की ना उधर की, इसमें तो मजा ही नहीं आया कुछ। तो 24 जून को फैसला आया, वो चले गए अपने घर। 24 जून को शाम को उनके घर पर एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी खुफिया चिट्ठी थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि देखिए मैडम, खुफिया एजेंसी की चिट्ठी, उसमें लिखा हुआ था कि मैडम 25 जून को मतलब अगले दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें कि मोरारजी देसाई और जेपी खुद आएंगे इस रैली के अंदर, और उस रैली में कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसकी वजह से भारत में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। वो ये बोल सकते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सरकार की बात मानने से इनकार कर दे। इंदिरा गांधी ने चिट्ठी पढ़ी और फेंक दी। इंदिरा गांधी ने इस बात को सीरियस लिया ही नहीं, उसको लगा ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा। पर हुआ सेम जो उन्होंने बोला खुफिया एजेंसी की चिट्ठी में। 25 जून को जो सभा थी वो हो गई, मीटिंग हो गई, सभा हो गई और रैली हो गई। उस रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग आ गए और उस 10 लाख से ज़्यादा लोगों में जेपी ने भाषण दिया। उस भाषण में जेपी ने सच्ची में ये बात बोल दी कि जितने भी लोग हैं भारत में सरकारी पद पर जो भी है, पुलिस है, सेना है और जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो सब सरकार की बात मानने से इनकार कर दे। अब आप बताओ, अगर सेना अपने घर पहुंच जाए तो क्या होगा? चीन को तो मौका मिल जाएगा, उसी समय तो बम गिरा के फेंक के मारेगा भारत के ऊपर। अगर सारी पुलिस अपने घर आ जाए तो जितने भी लोग, लड़ाइयां शुरू, गृह युद्ध की स्थिति, और जितने भी सरकारी अफसर सब घर पहुंच जाए, फिर पूरा का पूरा सरकार का काम ही रुक जाएगा, क्योंकि सारे सरकार के काम यही करते हैं लोग, सरकारी आदमी करते हैं, और यही रुक गए तो बस काम खत्म, कुछ नहीं होगा, ठप हो जाएगा सारा काम, अब गड़बड़ हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने देखा भाई तो गड़बड़ होगी, मैंने तो सच्ची में बोल दिया, मैंने सोचा वैसे ही जो सच्ची में बोल दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? सबको बैठाया और बोला भाई कुछ ना कुछ ढूंढो, संविधान में कुछ तो मिलेगा, कहीं ना कहीं में कुछ तो मिलेगा, ढूंढो जरा। 25 जून की बात है, शाम की, जब उन्होंने सब कुछ बोल दिया, सब अपने घर पे, सब इंदिरा गांधी अपने घर पे बैठा के सबको बैठा के पूछवा रही है कि देखो कुछ तो मिलेगा तुम्हें संविधान में, पढ़ो इसको। तो संविधान को पढ़ते पढ़ते उस समय पश्चिम बंगाल के जो सीएम थे, क्या नाम है पश्चिम बंगाल के सीएम का? पश्चिम बंगाल के जो सीएम थे उनको एक एक्ट मिला और वो एक्ट था 352, आर्टिकल 352। 352 का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल।
तो आर्टिकल था 352। इस आर्टिकल में बताया कि देखो मैडम, इसमें ये होता है कि इसमें पूरा राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। इस राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर सारी शक्तियां सेंटर के हाथ में आ जाती है। राज्य की जितनी भी शक्तियां सारी सेंटर के हाथ में आ जाएगी। इंदिरा गांधी ने लगाओ इसको। फिर 25 जून की शाम को ही, 25 जून की शाम को ही डॉक्टर फखरुद्दीन अली उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति उस समय हमारे देश के कौन था? डॉक्टर फखरुद्दीन अली थे। उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए और रात को ही फखरुद्दीन अली द्वारा आपातकाल के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और रात को ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फखरुद्दीन अली, वही बोला, डॉक्टर फखरुद्दीन अली यही था और राष्ट्रपति था, इसने सिग्नेचर किए और रात को आपातकाल लग गया। इसको 25 जून को बोलते हैं कि आपातकाल लगा था। 25 जून को ही लगा था, शायद समथिंग 10:30-11 बजे लग गया था, इतना ही लगा था। हाँ, 10:30 बजे लग गया था। तो 10:30 जब ये लग गया 25 जून को, तो इंदिरा गांधी ने अब बोला कि अब मैं सबको ठीक करूंगी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जितने भी नेता जो उसको तंग कर रहे थे, जिसको काम करने से रोकते थे, उन सारे के सारे 700 नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। 700 नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। 700 नेताओं में आपका मोरारजी देसाई और जेपी भी था। ये करवाया, 700 नेताओं को गिरफ्तार करवाया और इन दोनों को कहां रखवाया? बंसीलाल की कोठी में रखवा दिया। ठीक है, पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या किया? नसबंदियां करवाई ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तीसरा काम क्या किया? दिल्ली की झुपड़पट्टियां हटवा दी। लोगों को बेघर किया। चौथा बात क्या किया उन्होंने? प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। प्रेस पर क्या लगाई? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि अब प्रेस जो भी छापेगी वो सबसे पहले सरकार को दिखाएगी और सरकार उसको अप्रूव करेगी, तभी तुम छापोगे, उसके अलावा तुम नहीं छापोगे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। 3 दिन तक बिजली खत्म, बिजली काट दी गई, बिजली काट ली गई थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इसी आपातकाल के समय में जितने भी काम करने थे सारे इसी आपातकाल के समय में किए। उसने लैंड सीलिंग एक्ट इसी समय लगाया, प्री पर्स इसी समय खत्म किया था उसने, है ना, और सारे काम उसने इसी समय किए। सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल उसने इसी समय किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके कितने सारे एक्ट खारिज कर दिए थे, एक के बाद एक के बाद एक, है कि नहीं। और इसी आपातकाल में, क्योंकि शक्तियां किसके हाथ में आ गई? इंदिरा गांधी के हाथ में। राष्ट्रीय आपातकाल में ये होता है कि जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, वो सारे खत्म हो जाते हैं, बस एक आर्टिकल बचता है आपका, वो भी जीवन का। मौलिक अधिकार पर सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जीवन का अधिकार बचता है। तो सेंटर के हाथ में सारी पावर आ गई और राज्य के हाथ से सारी पावर छीन ली गई। तो इंदिरा गांधी ने अब देखा कि अब पावर मेरे पास है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो इंदिरा गांधी ने वही किया, उसने सारे काम इसी आपातकाल में करने शुरू कर दिए थे। यही था सारा। 700 नेताओं को गिरफ्तार किया। इसमें बताओगे तुम, जेपी को और आपका मुराद को गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया था? बंसीलाल की कोठी पर हरियाणा में रख लिया था, कैद रख लिया था, नजरबंद कर दिया था उसको वहां पर जाकर। ये हुआ था सारा। ये है इंदिरा गांधी द्वारा किए गए काम आपातकाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया? उसके बाद 18 महीने तक ये आपातकाल चला। कितने चला? 18 महीने। कहीं कहीं तुम्हारा 2 साल है, कहीं कहीं 18 महीने। तो तुम 18 महीने, तुम्हारी एनसीटी बुक में 18 है, 2 साल है, 18 महीने 2 साल, तो 18 महीने तक ये आपातकाल चला। 18 महीने के बाद यह आपातकाल खुलने वाला था, खुला नहीं अभी। इसी आपातकाल के अंदर इंदिरा गांधी ने एक आर्टिकल किया, एक संविधान संशोधन करवाया, जो कि सबसे बड़ा विवादास्पद अनुच्छेद है। उसका नाम है आपका आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 से यहाँ पर संशोधन करवाया। और इस आर्टिकल 42 के संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या करवाया वो देखो। तुमसे पूछते हैं आर्टिकल 42 में क्या करवाया था इंदिरा गांधी ने। देखो पहला क्या कह रहा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आर्टिकल 42 में पहली बात तो ये करी, उसने मौलिक अधिकारों को जोड़ा, सॉरी मौलिक कर्तव्य को। तुम्हारी बुक में मौलिक कर्तव्य लिखे हो ना, एनसीईआरटी के पहले पेज पे देखना, मौलिक कर्तव्य लिखे हो। इंदिरा गांधी ने 42 के संविधान संशोधन में लिखवाया था। पहला काम उसने किया। दूसरा काम उसने धर्मनिरपेक्षता वर्ड ऐड करवाया। धर्मनिरपेक्ष वर्ड था नहीं प्रस्तावना में, वो ऐड करवाया। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये ऐड करवाया। सबसे बड़ा काम तो होने वाला है। सबसे बड़ा काम आर्टिकल में इसने इंदिरा गांधी ने पता क्या किया? वो ये किया इंदिरा गांधी ने कि उसने इसमें इस संशोधन में, संविधान में ये लिखवाया कि अब से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित अगर कोई कार्रवाई करनी हुई
या कोई भी जांच करनी हुई तो सारी जांच या कार्रवाई संसद ही करेगी, कोई भारत का कोर्ट नहीं करेगा। ये संविधान संशोधन लागू कर दिया गया और बैक डेट से लागू कर दिया गया। बैक डेट कब से? 1970 से लागू कर दिया गया। और ये इलाहाबाद का फैसला कब आया था? 75 में आया था। फैसला पलटा दिया इंदिरा गांधी ने। फैसले में क्या था कि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इलेक्शन से संबंधित कोई कार्रवाई करनी है तो सिर्फ संसद ही करेगी। और संसद में लोग किसके बैठे हुए थे? इंदिरा गांधी के। लोग उसके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई करेंगे, कोई जांच क्यों करेंगे? वो तो पहले ही डरते थे बेचारे, उससे नहीं करेंगे ना। बस फिर इंदिरा गांधी ने फैसला पलटवाया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इलाहाबाद का फैसला पलटवाया। और उसने अपने कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा लिया। 1 साल बढ़ाया उसने इसी आर्टिकल में, 5 साल से 6 साल कर दिया पीएम का कार्यकाल। क्योंकि आपातकाल के अंदर पीएम के पास ये शक्ति होती है कि वो अपना 1 साल या 2 साल बढ़ा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने 1 साल बढ़ा लिया, 1 साल बढ़ा लिया। ये सारे काम किए गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के अंदर। इस 42वें संविधान संशोधन को हम भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस मिनी संविधान बोलते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक साथ 53 आर्टिकल्स में संशोधन किया था। 53 आर्टिकल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक साथ किया था। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ हमारे देश में कि एक आर्टिकल के तहत एक संशोधन के तहत बहुत सारे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया हो। ये सिर्फ इंदिरा गांधी ने किया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 53 आर्टिकल्स में फेरबदल कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का छोटा संविधान इसको बोलते हैं। 18 महीने बाद आपातकाल खुला। अब जैसे आपात खुला तुरंत इलेक्शन आ गए। अच्छा बताओ इलेक्शन कब होने थे? 71 के इलेक्शन करवाया था इंदिरा गांधी ने। 5 स्लाइड करो, कब होंगे? 76 में होंगे। 76 में तो आपातकाल था। अब आपातकाल खुलते होगा इसका मतलब। अच्छा 75 में आपातकाल लगा है, 2 साल ऐड करो, कितने हो गए? 77 हो गए। अब कब होगा? 77 में होगा। 75 में लगा है ना, तो 77 में इलेक्शन होंगे। 77 में इलेक्शन आ गए। इलेक्शन 18 महीने बाद इलेक्शन आए और इंदिरा गांधी ने जैसी इलेक्शन, और डेट भी ऐसी फिक्स करी इसमें कि पार्टियों को मौका ही नहीं मिला कोई प्रचार करने का। कोई मौका नहीं दिया इंदिरा गांधी ने प्रचार करने का। और जब मौका नहीं दिया, सबसे बड़ी जो जातियां करी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के अंदर, सबसे बड़े जो कारनामे इंदिरा गांधी ने, वो उत्तर भारत के लोगों के साथ करे। उत्तर भारत में जो लोग थे, जैसे ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, भोपाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सब के अंदर हुआ। इन सब के अंदर लोगों के साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया नहीं। और 77 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। और 77 के इलेक्शन में एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम था इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी। और जनता पार्टी का जो हेड बनाया था वो बनाया था मोरारजी देसाई को। जेपी इस पार्टी का मेन लीडर था। हेड किसको बनाया गया? मोरारजी देसाई को। देख लो, जैसी जेल से छूटे पार्टी में लग गए, इलेक्शन में लग गए। अब जैसी इलेक्शन में लगे, नई पार्टी बने, इसका नाम रखा जनता पार्टी। बाद में फिर उन्होंने नारा दिया था 77 में, शासन खाली करो कि जनता आई है। इनका नारा था ये, शासन खाली करो कि जनता आई। जनता का मतलब जनता पार्टी आ रही है, अब शासन खाली कर दो। 77 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और जनता पार्टी इस इलेक्शन में जीत गई। और जैसी इंदिरा गांधी हारने के बाद पहली बार हुआ था भारत में कोई गैर कांग्रेस पार्टी आई थी और प्रधानमंत्री बने थे। कौन बना? मोरारजी देसाई 77 में इलेक्शन जीत कर आया और बना पहला गैर कांग्रेसी क्या पीएम। अब बेचारा कहते हैं ना यार कि बन तो जाते हो पर तो काम नहीं पता था इसको कुछ करना, कि कैसे काम करना है। 77 में मोरारजी देसाई पार्टी में तो आ गया, सरकार में आ गया, पीएम भी बन गया, लेकिन उसके पास कोई एजेंडा था ही नहीं काम करने का। उनके पास कोई एजेंडा नहीं था काम करने का। इंदिरा गांधी के पास एजेंडा था, बहुत सारे एजेंडे थे उसके पास, तो कितने सारे एजेंडे थे काम करने के लिए, पर मोरारजी देसाई के पास एक भी एजेंडा नहीं था काम करने का। उनके पास एक एजेंडा था, इंदिरा हटाओ, वो हटा दी उन्होंने। अब क्या करेंगे? अब लोगों के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो 18 महीने तक सिर्फ मोरारजी देसाई की सरकार चली। 1977 में सरकार आई, 77 में सरकार आई। एजेंडा ना होने की वजह से, कोई एजेंडा ना होने की वजह से इनकी सरकार 18 महीनों में गिर गई। 18 महीनों में गिर गई सरकार। जनता पे ध्यान दे, अपने आप लड़ रहे थे। क्यों? हाँ, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, दो आदमी जो आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, जिसमें 18 महीने तक लड़ते रहे, उनका ध्यान गया ही नहीं, लोगों के ऊपर तो गए ही नहीं, जिसकी वजह से फिर क्या, उनकी सरकार गिर गई। 77 में गिर गई, 18 महीने के बाद उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद जो दूसरा प्रधानमंत्री बना गैर सरकारी, गैर कांग्रेसी, वो बना चरण सिंह। चरण सिंह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। और जब ये प्रधानमंत्री बना
जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बना, इसकी सरकार भी सिर्फ 4 महीने चली, सिर्फ 4 महीने चली और उसकी सरकार भी गिर गई। 4 महीने में सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि इसके पास भी कोई एजेंडा था नहीं और बहुमत खींच लिया, सरकार ने बहुमत खींची, इसकी वजह से सरकार गिर गई। अब जब इसकी सरकार गिरी तो 1980 आ गया था, मतलब अब कोई अच्छी पार्टी चाहिए थी जो कि सरकार स्टेबल, जिससे सरकार स्थिर हो सके, कोई पार्टी थी ही नहीं। तो 1980 में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े हमारी सरकार को, हमारे देश में, और 1980 के मध्य में दोबारा इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में एक नारा आया जो कि लोगों ने ही दिया था। वो नारा है इंदिरा लाओ देश बचाओ, और एक नारा और भी दिया गया कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ये नारा दिया गया था इसी समय। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा दिया गया था कि अब भारत को कोई बचा सकता है तो इंदिरा ही बचा सकते हैं, इसलिए इंदिरा को दोबारा लाया जाए। तो 1980 के मध्य दोबारा इलेक्शन हुए। जब 1980 में मध्य में दोबारा इलेक्शन हुए तो बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी दोबारा जीत कर आई और पीएम बनी हमारे देश में दोबारा से। फिर से हमारे देश में पीएम कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। ये लो भाई, 1980 के मध्य में फिर से इंदिरा गांधी क्या बन गई? पीएम बन गई। चैप्टर खत्म, आपातकाल खत्म, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। एक क्वेश्चन बता देता तुम्हें थोड़ा सा ऐसे ही। देखो, मुरारजी से जब गद्दी पर बैठा था तो मुरारजी से कोई बड़ा काम नहीं किया, वैसे तो आपस में लड़ते रहे, 1-2 काम किया होगा बहुत बड़ा। पहला उसने काम किया, उसने मंडल आयोग की स्थापना करी थी। मुरारजी साहब एक ऐसा आदमी था जिसने मंडल आयोग की स्थापना करी थी। मंडल आयोग क्या? ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा इस भाई साहब ने करवाई थी। मंडल आयोग की स्थापना इसने करी थी, पहला काम इसने किया था। दूसरा काम इसने क्या था, इसने एक आयोग बनाया था। उस आयोग का काम ये था, शायद आयोग का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शाह आयोग। शाह आयोग की स्थापना करी थी। उस शाह आयोग का काम ये करवाया था कि शाह आयोग ये जांच करेगा कि इंदिरा गांधी ने कितनी सारी गलतियां करी है आपातकाल के अंदर। ये आयोग का काम था, जांच करने का। 2-3 काम किए थे बस, और कोई काम नहीं किया मुरारजी ने, सरकार गिर गई उसके 18 महीनों के अंदर। बस ये था, चैप्टर खत्म हो जाता है। और भी कुछ रहेगा तो बताता रहूँगा समय समय पर। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई ये भगवान बचाओ मुझे यार, 5 चैप्टर। नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। नमस्ते यार।